गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर। ये क्लास 12th का चैप्टर है। सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जेई के पर्सपेक्टिव से मेंस या नीट लगा लो या फिर जो भी आपके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के फॉर एडमिशन, तो उसके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी हम लोग एक बार पहले थोड़ा रिविजन करेंगे कि किस तरह से ये चैप्टर पूरा समझेंगे इसको। उसके बाद इसके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़े बहुत पीवाईक्यू करेंगे कि किस तरह से इस पे क्वेश्चन आता है। इस पे क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, बहुत ट्रिकी टॉपिक नहीं है। एक बार अगर समझ आ जाए तो ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और सीबीएसई में भी इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आओ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सॉल्यूशंस जो है हमारे वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन और एक होता है हमारा हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, शुगर को तुमने अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ये तुमने वाटर लिया और तुमने यहाँ पे शुगर डिसॉल्व कर ली, तो तुम क्या देखोगे, अगर तुम यहाँ से ऊपर वाला पानी पियो तो भी तुम्हें उतना ही मीठा लगेगा, और अगर तुम नीचे वाला पानी पियो तो भी तुम्हें उतना ही मीठा लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है उसकी जो कॉम्पोजिशन है, प्रॉपर्टीज है, वो सेम रहती हैं थ्रू आउट द मिक्सचर या थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, हेटेरोजेनियस में क्या होता है, अगर तुम सैंड डाल दो अपने पानी में तो सैंड बेसिकली क्या होगा, नीचे ज्यादा सेटल हो जाएगी और ऊपर फिर भी कम सैंड रहेगी, सैंड की क्वांटिटी नीचे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हेटेरोजेनियस में जो हमारी कॉम्पोजिशन होती है सॉल्यूट की वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, और जो प्रॉपर्टी भी होती है हमारे हेटेरोजेनियस की वो भी यूनिफॉर्म नहीं होती। नीदर इज द कॉम्पोजिशन नॉर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होती है, कॉम्पोजिशन भी यूनिफॉर्म होता है, इसमें नहीं होता है। अब ये सॉल्यूशन बनता किस किस से है? सॉल्यूशन जो है हमारे वो दो चीजों से बनते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट जनरली लार्ज क्वांटिटी में होता है। ठीक है, और जो सॉल्यूट होता है वो हमारा स्मॉल क्वांटिटी में होता है। जो हमारा सॉल्वेंट होता है यही हमारा डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन की। जो हमारा सॉल्यूशन का स्टेट होगा वो क्या होगा, कि वो लिक्विड होगा, सॉलिड होगा या गैस होगा। जैसे अगर तुम लोगों ने पानी में शुगर डिसॉल्व करी तो जो शुगर है वो सॉल्यूट का काम कर रही है और जो पानी है वो लिक्विड है, और सॉल्यूशन बनने के बाद भी क्या है, वो लिक्विड है। तो उसकी जो फिजिकल स्टेट मैटर करी वो किस पे मैटर करी, पानी के ऊपर। तो पानी यहाँ पे क्या हो गया, वाटर जो हो गया वो हो गया सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो गई, सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्वेंट बेसिकली एक तो ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, दूसरा ये फिजिकल स्टेट जो सॉल्यूशन की है वो डिटरमाइन करवाता है। ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई। तुम लोग नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ मूव बैक करके। सॉल्यूट क्या होता है, एक तो ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट बेसिकली वो होता है जो भी हम एक्स्ट्रा कंपोनेंट डालते हैं सॉल्वेंट को छोड़ने के बाद, सॉल्वेंट के अलावा जो भी हम कंपोनेंट्स डालते हैं अपने सॉल्यूशन बनाने के लिए छोटे अमाउंट्स में, उनको हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूट कह देते हैं। ठीक है, तो स्मॉल क्वांटिटी में डलेगा, किस में डलेगा, सॉल्वेंट में डलेगा, टू मेक व्हाट, सॉल्यूशन। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने मिलकर क्या बना दिया, सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली सॉल्यूशंस ही पढ़ेंगे। किस किस के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, गैस इन लिक्विड के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड के पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत ये देखेंगे कि सॉलिड अगर हम लिक्विड में डाल देते हैं तो उस लिक्विड में फिर क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और लिक्विड के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, अब है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि, और जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स है वो क्या है, लिक्विड है या गैस है। यानी कि लिक्विड प्लस लिक्विड हो सकता है, या लिक्विड प्लस गैस हो सकता है, या गैस प्लस गैस हो सकता है। ये हमारे सारे क्या हो गए, बाइनरी सॉल्यूशंस हो गए। इसमें जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी एक दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लो नहीं होगी, थोड़े बहुत फर्क में हो सकते हैं पर बहुत ज्यादा ऐसे डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी नहीं होगी किसी कंपोनेंट की, रीजनेबल क्वांटिटी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसमें कि हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं अपने कंसंट्रेशंस को। नेक्स्ट है हम अपने सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, जो भी हम प्रिपेयर करते हैं उसको किस हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। पहला है मास परसेंटेज।
जैसे तुम्हें मान लो तुम्हें ये बोल दिया लैब में, तुम लैब में काम करने जाते हो कि मुझे 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना के दिखाओ, ठीक है, बाय मास वेट बाय वेट। तो यानी कि तुम्हें क्या बनाना है, 10% ग्लूकोज बनाना है वेट बाय वेट। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो परसेंट वर्ड आ रहा है, परसेंट को तुम क्या कर दोगे इनटू में 100। कितना ग्लूकोज लेना है तुम्हें 10, वेट बाय वेट लेना है, तो यानी कि ग्लूकोज कितना लेना है 10 ग्राम, क्योंकि वेट है, वेट तो ग्राम में होता है। और बनाना किस में, परसेंटेज में बनाना है, तो टोटल जो सॉल्यूशन है उसका वेट भी कितना होना चाहिए 100 ग्राम। यानी कि तुमने क्या लिया इसमें 90 ग्राम तुमने वाटर लिया प्लस 10 ग्राम तुमने ग्लूकोज लिया, उससे तुम्हारा क्या बन गया 100 ग्राम सॉल्यूशन बन गया और 10 ग्राम तुम्हारा क्या बन गया सॉल्यूट। तो ये होता है वेट बाय वेट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। जो भी हमारा सॉल्यूट का मास है अपॉन में जो भी हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। तो अगर हमने 10% 10% ग्लूकोज बनाना है वेट बाय वेट, यानी कि जो हमें टोटल मास लेना है सॉल्यूशन का भी, वो भी कितना लेना है ग्राम में लेना है। तो अगर 10 ग्राम हम लोग वो ले रहे हैं ग्लूकोज ले रहे हैं, तो बाकी बचा 90 ग्राम हमारा वाटर हो जाएगा और दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 100 ग्राम। टोटल हमारा क्या हो गया 10% का मतलब है कि इस टोटल सॉल्यूशन में जो 100 ग्राम है उसमें जो हमारा सॉल्यूट है वो 10 ग्राम होना चाहिए, उसका मतलब होता है ये, ठीक है। अब ऐसे ही आ गया वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वहां पे टोटल मास है, अब तुम्हें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलेगा। जैसे तुम्हें बताना है 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो इसमें 35 ml क्या है इथाइलिन ग्लाइकॉल, 35 ml क्या है इथाइलिन ग्लाइकॉल का वॉल्यूम, ठीक है। और तुम्हें किस में बनाना है ये 100 ml सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेना है 100 ml इनटू में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकॉल। जो अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोला है तो जो भी हमारा सॉल्यूट है उसको हमें ml में लेना है, और टोटल जो सॉल्यूशन क्योंकि 35% यानी कि 100 में बनाना है, तो 100 ml हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें इसमें पूछूंगी सॉल्वेंट कितना है, तो 100 माइनस 35 विल बी इक्वल टू 65 ml हमारा क्या आ जाएगा सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। ये हमने मान लो जैसे हमने किसमें बनाया वाटर में बनाया, ठीक है, तो 60 ml क्या आ गया सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ गया। अगर तुम्हें दिया हुआ है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम W बाय वॉल्यूम, तो ये तुम कैसे बनाओगे, लेट अस से तुम्हें दे दिया 10% KOH का सॉल्यूशन बनाना है तुम्हें इन इथेनॉल, और ये बोल दिया वेट बाय वॉल्यूम बनाना है, यानी कि इसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि W बाय V दे रखा है, तो जो सॉल्यूट का मास है वो हमें, जो सॉल्यूट है उसको हमें मास में लेना है, ग्राम में लेना है, और जो सॉल्यूशन है उसको हमें क्या लेना है वॉल्यूम लेना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा 10 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा क्या आ गया वेट बाय वॉल्यूम का परसेंटेज इनटू में 100, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ मास यहाँ वॉल्यूम इनटू में 100, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया किस तरह से क्या क्या बनाने हैं, तो ये हमें एक तरह से कंसंट्रेशन दे सकते हैं कि, और फिर तुम्हें फर्दर कह देंगे इसकी मोलारिटी निकालो, वो हम आगे देखेंगे। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है कि एक पार्ट कितने मिलियन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कितने पार्ट प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं सॉल्यूशन के इनटू में 10 की पावर 6 ppm। बेसिकली ये जो क्वांटिटी है ना ppm एक यूनिटलेस क्वांटिटी। इसमें क्या होता है कि हम जो भी चीज ऊपर नीचे रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ ppm। जैसे तुमने कभी देखा होगा कि ऐसे बोलते हैं कि ये वाला वाटर बहुत ज्यादा कॉन्टेमिनेट हो चुका है, इसमें जो लेड की क्वांटिटी है वो 3 ppm है, ऐसे बोल देते हैं 3 ppm है। अब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि 3 ppm वो क्या कह रहा है, तो 3 ppm को कैसे समझेंगे। देखो 3 ppm लेड इन वाटर का मतलब है कि 3 mg इन 1 kg ऑफ वाटर,
यानी कि हमने दोनों को अगर मास बाय मास अगर हम रेफर कर रहे हैं, क्योंकि लेड जो है हमारा वो बेसिकली क्या है, एक नॉन मेटल, एक सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो यानी कि जो 3, इसका मतलब है 3 ppm का मतलब कि 3 मिलीग्राम मेरा लेड है कितने में, 1 kg वाटर में, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो 1 लीटर वाटर बोल लो या तो इसको, या इसको 1 kg वाटर बोल लो। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 3 मिलीग्राम है, तो 3 इंटू मिलीग्राम को अगर मैं ग्राम में करूं तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। और इन 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर को अगर मैं ग्राम में करूं तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये 10⁻0 इससे कैंसिल, 10⁻³ इससे कैंसिल, तो बस लास्ट में क्या बच गया, 3 क्या बच गया। अब क्योंकि हमने इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया है तो ये बच गया मेरा 3 ppm, यानी कि मेरे कितने पार्ट्स प्रेजेंट है, मेरे पानी में 3 पार्ट्स प्रेजेंट है इन 1 मिलियन अमाउंट ऑफ वाटर। 1 मिलियन कैसे हो गया, 3 है ऊपर, अगर मैं सारा का सारा नीचे ले आऊंगी तो 10 की पावर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। यानी कि 3 ग्राम प्रेजेंट है मेरा कितने में, 10⁻6 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी कि मेरा 3 ग्राम प्रेजेंट है 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर में, ठीक है, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर में। तो ये इस तरह से हम लोग अपना पीपीएम निकालते हैं। और जो पीपीएम है ना, इसकी यूनिट्स, क्योंकि ये खुद तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने मिलीग्राम अपॉन केजी को कन्वर्ट करके इस तरह से काट दिया कि वापस में कैंसिल हो गए, और फिर हमने वहाँ पे पीपीएम लगा दिया। तो अगर तुमने देखा होगा तो जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, मिलीग्राम है, और जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा है, 1 kg है, तो ऑलमोस्ट 10⁻6 का डिफरेंट है। तो पीपीएम में यही होता है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन में, वो अराउंड 10⁻6 से वैरी करता है। अब जो हमारा पीपीएम है उसकी जो जनरल यूनिट्स होती हैं वो होती है माइक्रोग्राम पर ml, इसको हम लोग माइक्रोग्राम पर ml से भी रेफर कर सकते हैं। सॉल्यूट जो होगा ट्रेस क्वांटिटी में होगा, इसकी यूनिट जो है वो 1 माइक्रोलीटर पर लीटर भी हो सकता है। जैसे मैं कह दूं तुम्हें कि पानी में क्या कहते हैं, क्लोरीन प्रेजेंट है 2 ppm में, क्लोरीन गैस प्रेजेंट है 2 ppm में, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी 2 माइक्रोलीटर प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि क्योंकि गैस है तो गैस की वॉल्यूम तो हम लिक्विड में लेते हैं, तो 2 माइक्रोलीटर प्रेजेंट है, 2 की माइक्रोलीटर का मतलब क्या होगा, 2 की पावर -6 ml इन हाउ मच, 1000 ml, सॉरी ml है 10 की पावर -6 लीटर इन 1 लीटर, ठीक है। तो लीटर से लीटर कट जाएगा, तो यहाँ बस क्या बच जाएगा, 2 अपॉन यहाँ पे 2 × 10 की पावर -6, यहाँ पे पार्ट्स पीपीएम लगाने के लिए -10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 ppm। तो बेसिकली पीपीएम का मतलब क्या है कि 2 10⁻6 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कुछ यूनिट्स भी आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम पार्ट्स बता रहे हैं तो माइक्रोलीटर अपॉन में लीटर, अगर मास बाय वॉल्यूम बता रहे हैं तो माइक्रोग्राम इन 1 ml। ये जो माइक्रोग्राम होता है ये तो 10 की पावर -6 ग्राम इन 1 ml, ठीक है। और अगर तुम बता रहे हो मास बाय मास बता रहे हो, जैसे हमने वहां लेड में बताया, तो वो हमारा हो जाता है 1 मिलीग्राम इन 1 kg इंटू 10 की पावर 6। बेसिकली 10 की पावर 6 नहीं कहेंगे, वैसे ही हाँ मतलब 10 की पावर 6 पीएम लगाने के लिए कहते हैं। तो जो यूनिट हो गई वो मिलीग्राम अपॉन में केजी से आएगा हमारा पीपीएम, माइक्रोलीटर अपॉन लीटर से हमारा पीपीएम हमें मिलेगा, और माइक्रोग्राम अपॉन में एमएल से हमें क्या मिलेगा, हमारा पीपीएम मिलेगा। अब जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक वो स्टेटमेंट कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो 6 × 10 की पावर -3 ग्राम प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इतने ग्राम मेरा प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो इतने ग्राम का मतलब क्या हो गया कि 6 × 10 की पावर -3 ग्राम, यानी कि किसके बराबर हो गया, 6 मिलीग्राम के, है ना। तो ये यानी कि 6 मिलीग्राम मेरा प्रेजेंट है इन वॉट, इन 1 लीटर ऑफ वाटर। और वाटर का वेट कितना दे रखा है, 1 लीटर का वेट कितना दे रखा है, 1030 ग्राम, यानी कि मेरा वाटर का भी वेट दे रखा है, और जो मेरा ऑक्सीजन है उसका भी मेरा ग्राम में कितना वेट दे रखा है, 6 मिलीग्राम। तो हमें पता है हम लोग क्या कर सकते हैं, मिलीग्राम बाय केजी इंटू 10 की पावर 6 करते तो हमारा क्या आ जाता है, पीपीएम आ जाता है। तो ये तुम्हें याद रखने हैं, ये वाले 1 2 और एक ये 3, ये 3 तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है।
एक ये 1 ml होता है, 1000 ml, 1 ml भी, हाँ ये वाली भी रेफर कर सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है, रॉन्ग नहीं होगा। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, आप देखो, यानी कि 6 मिलीग्राम मेरा किस में प्रेजेंट है, 1030 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो 6 मिलीग्राम को मैं कैसे लिख दूंगी, 6 × 10⁻³ ग्राम, और कितना पानी प्रेजेंट है, टोटल 1030 ग्राम। इसको मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी, और इनटू में इसको, क्योंकि मुझे पीपीएम में कन्वर्ट करना है, ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी आएगी। ये कितनी आएगी, ये आएगी 0.0 10⁻³ तो यहाँ पे है, ठीक है, 0.0058, एक 0 और 1 2 3 4 5 6 ये आएगी। अब ये देखो तुम कितनी कम, जब तुम इसको डिवाइड कर रहे हो इससे, अगर 10⁻6 से ना मल्टीप्लाई हो तो कितनी कम वैल्यू आ रही है, 0.000058, तो बहुत ही कम वैल्यू आ रही है। लेकिन यहाँ में क्वांटिटी एक्सप्लेन करनी, क्योंकि इतनी सी क्वांटिटी में क्या होता है, बहुत कई बार चीजें हजार्डस हो जाती है। जैसे जो लेड है, ये 3 ppm वाटर है, दिखने में बहुत कम है पर बहुत हजार्डस है। तो ये कम क्वांटिटी भी बेशक हो पर ये हजार्डस होती है, तो इसलिए इनको पीपीएम में रेफर करना कंपलसरी है। तो ये कितना आ गया, इतनी ज्यादा कम वैल्यू आ रही है। अब क्योंकि ये बहुत कम है, इसको हमें रेफर करना बड़ा मुश्किल होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, 5.8 ppm, यानी कि 5.8 हमारे पार्ट्स प्रेजेंट है इन 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वो है कंसंट्रेशन हम डिफाइन करते हैं, वो करते हैं मोल फ्रैक्शन से, मोलारिटी से और मोलालिटी से। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जो भी हम कंपोनेंट ले रहे हैं, जो भी हमारे, मान लो हमारे कोई भी हमारा सिस्टम है, उसमें हमारे बहुत सारे चीजें प्रेजेंट है, जैसे हमारा H2 गैस प्रेजेंट है, O2 गैस प्रेजेंट है, हीलियम गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ऑक्सीजन की वो बतानी है, मोल फ्रैक्शन बताना है ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा हमारे पास मोल्स ऑफ O2 अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ ऑल गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन के मोल्स, H2 के मोल्स और हीलियम के मोल्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन किसका हो गया, ऑक्सीजन का। तो मोल फ्रैक्शन हमें इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट से हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अगर तुम्हें एग्जांपल दे दिया कि 3 मोल तुम्हें वो दिया हुआ है O2 और 5 मोल तुम्हें H2 दिया हुआ है, और ठीक है 3 मोल्स H2 के ले लिए और 8 मोल्स किसके लिए, CO2 के ले लिए। तो तुम इसमें मुझे बताओ H2 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, H2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 5 मोल्स ऑफ H2 अपॉन में 8 मोल्स ऑफ CO2 एंड 3 मोल्स ऑफ O2 प्लस में 5 मोल्स ऑफ H2, यानी कि जो भी हमें H2 के अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो H2 के मोल्स ऊपर लेके जाएंगे, नीचे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स उस कंपोनेंट में कितने कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कुछ मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर ऐसे ही मुझे O2 का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो O2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। ये इनका सम कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। अगर ऐसे ही मुझे O2 अगर ऐसे ही मैं पूछूं कि CO2 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा तो 8 अपॉन में 16, ठीक है। ये किसका आ गया, CO2 का, ये H2 का आ गया, और ये किसका मोल फ्रैक्शन आ गया, O2 का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो कभी भी जब भी हमारे एक कंपोनेंट में हम अलग अलग सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसी एक सॉल्यूशन में, तो जो हमारे मोल फ्रैक्शंस आएंगे, मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x1 से, मोल्स को n1 से, n1 प्लस n2। तो जो मोल फ्रैक्शंस का सम होगा सारे कंपोनेंट्स का, दैट विल बी इक्वल टू 1। x2 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, n2 प्लस n1। तो जो x1 प्लस x2 है, ये क्या आएगा, x1 प्लस x2 किसके बराबर आएगा, ऑलवेज 1 के बराबर। अब अगर हमारे सॉल्यूशन में कितने ही नंबर ऑफ मोल्स हैं, सबका अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सारे मोल फ्रैक्शंस का सम कितना आएगा, 1। यहाँ पे भी अगर मैं H2 का मोल फ्रैक्शन ले लूं प्लस अगर मैं ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन ले लूं प्लस अगर मैं CO2 का मोल फ्रैक्शन ले लूं, तो सबका सम क्या आ जाएगा, 1। 5/16 प्लस 3/16 प्लस 8/16 विल बी इक्वल्स टू 1। तो मोल फ्रैक्शंस का जो सम आता है वो 1 आता है। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट x1 से करते हैं, मोल्स को n से करते हैं, n1 और नंबर ऑफ मोल्स को n1 प्लस n2, n1 जो भी एक कंपोनेंट है उसके मोल्स, ठीक है। नेक्स्ट है मोलारिटी। मोलारिटी मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हें अगर मैंने बोल दिया कि तुम्हें
2 किलोमीटर जाना है, तो तुम्हें अगर मैंने बोल दिया 2 km जाना है, तो 2 km का मतलब क्या होगा, 2 किलोमीटर, यानी कि तुम्हें 2 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने 2 के आगे क्या लगा दिया, तुम्हें प्रिपेयर करना है 2m सॉल्यूशन, 2 कैपिटल M, यानी कि 2 मोलर सॉल्यूशन तुम्हें प्रिपेयर करना है। इसका मतलब क्या है, इस कैपिटल M का मतलब क्या है, होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि तुम्हें इसके अकॉर्डिंग 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेने हैं इन 1 लीटर कह लो या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, जो 2 रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मोलारिटी की बात आ गई तो मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि अगर 2 स्मॉल m है तो 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों के केस में ऊपर तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही रहेंगे, ऊपर तो नीचे मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही रहेंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का लेना है कितना 1 kg या फिर 1000 ग्राम, यानी कि जो 1 kg सॉल्वेंट है या 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, ये क्या है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम लोग मोलारिटी लिखें, मोलारिटी LILTY, तो ये हमारी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन, अगर केजी ले रहे हैं तो इनटू में 1000, अगर केजी ले रहे हैं तो केजी, और अगर मिलीग्राम, अगर ग्राम लेंगे तो इनटू में 1000 कर देंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, केजी में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 2m दिया हुआ है तो यानी कि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये हमारा किस में है, लीटर में है, ठीक है। लीटर में भी हो सकता है, ml में भी हो सकता है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और 2 मोल्स पर लीटर, और ये कैसे लिख सकते हैं 2 मोल्स पर केजी, यानी कि 1 किलो मास ऑफ सॉल्वेंट में हमारे 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके हम लोग ना इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार। मैं क्वेश्चंस लिख नहीं रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इस बुक में अगर दिख रहा हो तो ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं सॉल्यूशंस के, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ये कर लेते हैं। लिख नहीं रही हूँ, अपनी बुक खोल लेना, करने के लिए समझा देती हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन है उसका और कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमें मास परसेंटेज निकालनी है। बेंजीन कितनी डिसॉल्व करिए, 22 ग्राम डिसॉल्व करिए, कितने में, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बन गया, 122 प्लस 22 यानी कि 144। अब परसेंटेज ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा, कितना प्रेजेंट है, 22 ग्राम, कितने में, 140 ग्राम में, इंटू 100। ऐसे परसेंटेज ऑफ CCl4 कितना प्रेजेंट है, 122 ग्राम, कितने में, 144 में, इंटू में 100। ये हमारा क्या आ गया, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इजी था बिल्कुल क्वेश्चन, यही कर लेती हूँ। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, जो कि कितना प्रेजेंट है हमारा, 30% बाय मास प्रेजेंट है इन CCl4। 30% बाय मास प्रेजेंट है, यानी कि मास बाय क्या दे रखा है, मास दे रखा है, तो यानी कि 30 ग्राम ऑफ बेंजीन प्रेजेंट है। अभी हम किस में लेंगे, टोटल मास में, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अगर 30 ग्राम प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 30% क्या होता है, 30 प्रेजेंट इन 100,
तो 30% का अलग तुम्हारे, अगर तुम्हारे 30% मार्क्स आए तो 30 में से 30 कितने में से आए, 100 में से आए, तो 30 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो अगर सॉल्यूशन ये हो गया तो CCl4 कितना हो गया इसमें से, 100 माइनस 30, तो CCl4 कितना आ गया, 70 ग्राम। ठीक है, तो CCl4 हमारा 70 ग्राम आ गया, बेंजीन हमारा 30 ग्राम है। इसके हम मोल्स कैसे निकाल लेंगे, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, C6H6, और CCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 12 प्लस में 35.5 इंटू 4। ठीक है, तो ये 71, 112, 77, 14 प्लस में 12, ये आ जाएगा 154। यानी कि CCl4 के कितने मोल्स हो गए, 70 अपॉन में 154। नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास 70, मोलर मास कितना हो गया 154, ये क्या आ गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे बेंजीन का कितना मास प्रेजेंट है 30, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, C6 इंटू 12 प्लस 6, तो ये होता है हमारा 78 ग्राम। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 78 ग्राम। ठीक है, तो मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू 30 अपॉन में 78 ग्राम, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, मोल्स ऑफ बेंजीन। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बेंजीन। मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है, 30 अपॉन में 78 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एक तो बेंजीन के ले लेंगे और एक हम किसके ले लेंगे, मोल्स ऑफ CCl4 ले लेंगे। तो 70 अपॉन में 154, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.3 जो है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल ट्वाइस इन 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 30 ग्राम ऑफ हम ये दे रखा है इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है, 4.3 लीटर, और हमारे पास वो क्या है, मोल्स कितने हैं। अब मोल्स देखने हैं सॉल्यूट के, मोल्स कितने हैं। मोल्स क्या नहीं, मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन में गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 30 ग्राम, मोलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर वेट, सारे एलिमेंट्स का जो मास है वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले से लिखा हुआ है 291, तो हमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 291 ग्राम। तो इससे हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इनको कहाँ पुट कर दोगे, ऊपर, तो 30 अपॉन में 291 इनटू में 4.3 लीटर, और ये क्या है, मोल्स। तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, जो भी ये वैल्यू आएगी, मोल्स पर लीटर। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमने क्या किया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रख लिया, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रख दिया। अगर बाई चांस ये ml में दिया होता, अगर यहाँ पे इसकी जगह ये हमारा मान लो, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4.3 लीटर, अगर ये 4.3 ml होता तो तुम्हें ऊपर इंटू में 1000 करना होता। तो तुम्हें क्या करना होता, मोल्स इंटू में 1000, क्योंकि तुम्हें लीटर मिली लीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 4.3 ml होता। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा मोल्स पर लीटर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। बी पार्ट कह रहा है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 है, जिसको हमने क्या कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है टू हाउ मच ml, 500 ml। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करने का ट्रिक भी बहुत आसान है। मोलैरिटी हमें कितनी दे रखी है, 0.5 कैपिटल M लिखा हुआ है, यानी कि मोल्स इन हाउ मच, 1 लीटर कह लो, या क्योंकि ml की बात चल रही है तो ml लिख देते हैं, इन 1000 ml ऑफ
सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें से उन्होंने कितना उठाया, सिर्फ 30 ml उठाया, यानी कि इसका कितना उठाया, 30 ml, ठीक है। और उसे बना कितना दिया, 500 ml, तो उसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी, 30 इंटू में 0.5 अपॉन में 500। तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा ना, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। जो भी हमारे सब्सटेंस की मोलारिटी है उसकी हम जितनी भी वॉल्यूम लें, ठीक है, 1000 ml में बना हुआ है, 0.5 मोल है जो 1000 ml में बने हुआ है। ये सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है, तुमने 0.5 मोल ऑफ H2SO4 1000 ml में डाला हुआ है, उसमें से तुमने कितना उठाया, 30 ml उठाया। तो यानी कि 0.5 मोल का तुमने 30 ml उठाया और उसको तुमने कितना बना दिया, 500 बना दिया। तो हमें नई वाले की क्या निकालनी है, मोलारिटी निकालनी। तो और ज्यादा क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, उसमें और क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, 30 ml में और पानी डाल दिया, तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, तो 30 इंटू 0.5 अपॉन में 500, ठीक है। ये हमारा 10 नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 0.03 मोल्स, ठीक है। अगर तुम इसको यूनिटरी मेथड से करना चाहो तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो कि 1000 ml में कितने मोल्स प्रेजेंट है, 1000 ml में कितने मोल्स प्रेजेंट है, 0.5 मोल्स, ठीक है। तो 30 ml में कितने आ जाएंगे, 0.5 अपॉन में 1000 इंटू में 30, ये क्या आ गए, मोल्स आ गए, ठीक है। 1000 ml में इतने मोल प्रेजेंट है, अगर तुम इसका सिर्फ 30 ml ले रहे हो तो कितने आ जाएंगे, 0.5 में 30 मोल्स, तो ये तुम्हारे कितने आ गए अराउंड, इसको हम लिख लेते हैं 15, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 5 इंटू में 3 अपॉन में 1000, ये क्या आ गए, हमारे मोल्स आ गए, ठीक है। अब ये मोल्स तुम्हें किस में कैलकुलेट करने हैं, 500 ml में, क्योंकि तुमने ये मोल्स किस में डाले, 500 ml में डाले, तो मोलारिटी निकालनी है। तो मोलारिटी हमारी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5 इंटू 3 अपॉन में 1000, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, कितना लिया है, 500 ml में बनाया है, 500 ml। अब क्योंकि ये ml है तो ऊपर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ml हटाने के लिए 1000 से, ठीक है। तो ml हट जाएगा यहाँ से, ये लीटर बन जाएगा। तो ये कितना आ गया, इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 1000 से ये 1000 कैंसिल, कितना आ गया, 0.03 मोल्स पर लीटर, ठीक है। सही आया है ना, 0.03 मोल्स पर लीटर, या इसको इस तरह से लिख लो, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कि हम लोगों को मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि हमें 2.25 मोलर सॉल्यूशन बना रहा है, कितने में, 2.5 kg वो होना चाहिए, ठीक है। इतने मोलर बनाना है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 2.5 kg होना चाहिए। तो हमें कितना यूरिया का मास चाहिए होगा, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर वेट है यूरिया का वो कितना है, 60 ग्राम है। तो हमें मास निकालना है। अब 2.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। इसका मतलब क्या है कि 0.25 मोल्स प्रेजेंट है हमारे किस में, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, 0.25 m दिया हुआ है, और ये हमारा किसके बराबर हो जाता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे क्या आ जाएंगे, गिवन मास जो कि हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन में मोलर मास कितना है, 60। कितना हमें बनाना है, 2.5 kg बनाना है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ kg है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू में 2.5 इंटू में 60 इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा। बस अब तुम्हें ये ध्यान रखना है, हाँ बस ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा। 25 जा 625 इंटू में 60, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 6 6 जा 36, या 36 भी नहीं करते, 6 5 जा 30, 0 यहाँ 6 2 जा 12, 13 14 15 6 जा 37, तो ये आ जाएगा 37.5 ग्राम। तुम्हें क्या लेना है,
मास लेना है यूरिया का, जिससे कि तुम क्या बना पाओगे, इतने मॉल्यूल सॉल्यूशन बना पाओगे इन 2.5 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर क्रॉस चेक करना हो कि क्या ये सच में ये आ रहा है, तो क्रॉस चेक करके देख लेते हैं कितना गिवन मास है। 37.5 अपॉन में 60 इंटू में 2.5। अभी किसके बराबर आना चाहिए, 0.25 मोल्स के आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा ये। अब क्या कहते हैं 25 से कैंसिल हो जाएगा ये, या पहले 5 से कर लेते हैं। 5 7 सा 35, 5 5 सा 25 है ना, 35 से हाँ भाई ठीक है। उसके बाद 25 से कर लो, 25 1 सा 25, 3 सा 3 1 सा 3 2 सा कितना आ गया ये 1/20 आ गया। 1/20 यानी कि इंटू में 2.5। अच्छा ये 5 आएगा ना यहाँ पे, वही तो मैं सोचा यहाँ पे 5 कैसे नहीं आया। उसके बाद 25 575 यहाँ आ जाएगा 5.5। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ये आएगा 575 से कटा था, फिर ये कटेगा 5 कितना 15 सा आता है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो 5 15 का 15 आ जाएगा पूरा पूरा। तो 15 बाई कितना आ गया 60 है ना। तो 5 3 सा एंड 5 12 सा 60, तो 3 1 सा 3 4 सा, तो ये हमारा कितना आ गया 0.25 आ गया ना, 0.25 मोलर सॉल्यूशन आ गया। क्रॉस चेक भी करके देख लियो। जो नेक्स्ट है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, वो है कि हमें कैलकुलेट करनी है मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन केआई का। अगर केआई की हमें डेंसिटी दे रखी है 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन में केआई दिया हुआ है, जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, तो आओ देखते हैं। अब 20% मास बाय मास है, यानी कि 20 ग्राम ऑफ केआई है इन। जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, बिल्कुल शुरू में पहुंच जाना, बिल्कुल इनिशियल वाले स्टेप्स में कि अच्छा हम सबसे पहले क्या लिखेंगे। 20 ग्राम केआई प्रेजेंट है हमारा 100 ग्राम ऑफ किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है, ओके, तो यानी कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो कितना आ गया 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 100 माइनस 20 विल बी 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी कितनी है 1.202 ग्राम पर ml। और ये क्या होता है डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमें कितना दिख रहा है 100 ग्राम, तो यानी कि 1.202 मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये कितना आ जाएगा 100 अपॉन में 1.202 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें ml में, क्योंकि डेंसिटी किसमें दे रखी थी ग्राम पर ml में दे रखी थी। और जो ये हमें दिया हुआ है मास बाय मास, इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। तो उससे हमने क्या निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी क्या आ जाएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे मोल्स ऑफ KI अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 अपॉन में 1.202, ये ml में है, इस पूरे को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ml में जब भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स पर लीटर में लाने के लिए, ml लाने के लिए क्या है। और मोल्स ऑफ KI क्या हो जाएंगे, कितना मास गिवन है 20, और KI का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, KI का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 166। ठीक है, तो 20 अपॉन में 166 डिवाइड करके आएगा 0.12, ये ऊपर चला जाएगा 1.202, और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होगा 100 नीचे रहेगा, इस 100 से ये 100 कैंसिल, तो ये हमारा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 12 का कितना होता है 144। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको पॉइंट्स देखें इसके
तो यहाँ पे इसका 12 12 144 होता है, इस 12 के नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है और इनटू में 10 है, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1.44 मोलर। मोलर कितना है ये, मोलर, यानी कि 1.44 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हमने क्या निकाल दी, ये हमने मोलारिटी निकाली है पहले, सबसे पहले हमने मोलारिटी निकाली है। एनसीईआरटी में वैसे मोलारिटी पूछा है पहले, हमने बी पार्ट पहले कर दिया, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, मोलारिटी निकाल दी, अब निकालेंगे हम मोलारिटी, यही कर देती हूँ। मोलारिटी क्या हो जाएगी, मोलारिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कितने हो जाएंगे, यही हो जाएंगे 0.12। अब हमें क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम, तो अपॉन में 80 इंटू में 1000, क्योंकि हमने किस में लिया है, ग्राम में लिया है, तो ये हमारा सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, 8 से 8 करिए 1.5 मोलारिटी आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट गलत लगा दिया था, 0.06 आएगा जब हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे, क्योंकि 0.12 है, तो कितना आ गया 0.5 मोलारिटी। ठीक है, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। तीसरा क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है, यहाँ कर देती हूँ, मोल फ्रैक्शन होता है हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.12, और हमारा ये किस में प्रेजेंट है, अब इसमें इसने बोला हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस वर्ड डाला हुआ है। जब भी एक्वस वर्ड लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा पानी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो पानी हमारा कितना प्रेजेंट है, यानी कि 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 80 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम लोग H2O के अगर हम मोल्स निकाले तो कितने हो जाएंगे 80 ग्राम के लिए, 80 अपॉन में 18, ये मेरे मोल्स किसके आ गए, H2O के। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 9 और 2 4 8, 40/9। ठीक है, तो ये 40/9 मान लेते हैं इसको। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए 0.12, और टोटल मोल्स कितने हो गए 0.12 प्लस 40/9, तो ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा 0.12 अपॉन में गिवन मास अपॉन मोलर मास, 2 4 8, 2 9 18, तो ये सॉल्व होके कितने आएंगे, इसके कितने मोल्स हो जाएंगे हमारे 9 4 36 होता है। ठीक है, 9 4 36, फिर दोबारा 4 आ जाएगा, तो 4.4 मोल्स है अराउंड, तो 4.4 प्लस में 0.12, तो ये कितना आ जाएगा 0.12 डिवाइड बाय 4.52। ठीक है, तो ये सॉल्व होके आ जाएंगे हमारे 0.026, क्या आ गया ये हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, समझ आ गया, इजी क्वेश्चन था। और इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी पे हमारे किस तरह से चीजें डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, प्रेशर का इफेक्ट क्या है किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि अगर हमने पानी लिया, उसमें हमने अपना सॉल्ट डिसॉल्व किया, तो मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट उस पानी में डिसॉल्व हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यानी कि कितने अमाउंट के बाद वो कितने ग्राम डालने के बाद फर्दर अगर हम ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो सॉल्वेंट में वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पे कि हमने अपने सॉल्यूशन को टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, प्रेशर पे क्या हमने सॉल्यूशन पे कुछ प्रेशर भी अप्लाई किया हुआ है, सॉल्यूट पे कि जो सॉल्यूट है हमारा पोलर है या नॉन पोलर है, और एक सॉल्वेंट पे कि जो हमारा सॉल्वेंट है या पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, अब अगर हम लोग मान लो अगर हम अपने सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस बनाते हैं, हम कुछ क्या डाल रहे हैं, सॉलिड डाल रहे हैं लिक्विड में, जैसे सॉल्ट डाल रहे हैं पानी में, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को हम किस में डाल सकते हैं, ऑयल में डाल सकते हैं, सॉल्ट को हम बेंजीन में डाल सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो कंपाउंड्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक हमारे होते हैं नॉन पोलर और एक हमारे होते हैं पोलर। तो फिर अगर हम लोग नॉन पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तभी वो डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर यानी कि तुम ले लो इसमें
बेंजीन ले सकते हो या फिर CCl4 ले सकते हो, ठीक है। अगर तुम इसको या तुम इसको ले सकते नॉन पोलर सॉल्यूट को, सॉरी तुम नॉन पोलर सॉल्यूट ले सकते हो नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है। वो तो हर एक के घर में होती है प्रेजेंट, तुमने देखा। और वो क्या होती है, वो नॉन पोलर होती है, सिर्फ वो कार्बन्स की बनी होती है। ये नॉन पोलर सॉल्यूट है। अगर तुम इसको पानी में डालो ये डिजोल्व नहीं होगी, बट अगर तुम इसको बेंजीन में डालोगे तो ये क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है वो भी नॉन पोलर है और जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। तो हमेशा जो लाइक होगा, इसका मतलब क्या है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक। अगर हमने पोलर सॉल्यूट लिया है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा। अगर मैं यहाँ पे NaCl ले रही हूँ तो वो पानी में ही डिजोल्व होगा। NaCl मेरा बेंजीन में डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा। इसका मतलब ये है कि डिजोल्व होने के लिए हमारे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो है वो क्या होनी चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सेम होनी चाहिए, तभी जो हमारे सॉल्यूट है वो क्या होंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस शुड बी सेम बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम अपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो जब वो डिसॉल्व हो रहा है, जब वो चीनी पानी में घुल रही है, उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन, उस प्रोसेस को, ठीक है। मान लो तुमने अपना उस चीनी के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ठंडा होने के लिए रख दिया फ्रिज में, तो क्या होगा, चीनी तो डिसॉल्व होगी नहीं, बल्कि जो चीनी डिसॉल्व हुई थी वो भी क्या बनने लग जाएंगे, उसके क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे। यानी कि जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से टकराने लगे और फिर वो सेपरेट होने लगे हमारे सॉल्यूशन में से, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में आपस में टकराएंगे कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा, और फिर वो सॉल्यूशन से बाहर निकल के एज अ क्रिस्टल वो हमें क्या नजर आने लग जाएंगे, ठीक है। जब तुमने ये बीकर लिया था, इसमें तुमने क्या डाला था, शुगर डाली हुई थी, यहाँ पे वाटर था, ठीक है। ये पार्टिकल, अब कुछ पार्टिकल तो एक टाइम हो रहा था जब कुछ पार्टिकल डिसॉल्व हो रहे थे, ठीक है। एक टाइम आ रहा था जब कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे डिसॉल्व होने के बाद फर्दर उनमें टकरावट हो रही थी और यहाँ क्या हो रही थी, क्रिस्टलाइजेशन हो रही थी। एक टाइम ऐसा आएगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेज ऐसी हमें मिलेगी जहाँ पे हमारा जो दोनों प्रोसेस और डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन वो एक साथ हो रहे होंगे। यानी कि उस टाइम पे जो हमारी कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की सॉल्वेंट में वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट फिक्स हो जाएगी, क्योंकि जब तक डिसॉल्व हो रहा है यानी कि कुछ शुगर बची हुई है तभी भी कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है, और अगर कुछ हमारे क्रिस्टल्स बन रहे हैं तो भी कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है। लेकिन जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब हमारा डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इक्वल मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी कि जितने हमारे जो हमारी शुगर है वो डिसॉल्व हो रही होगी, उतनी ही अगर हमारी शुगर क्रिस्टल्स बना रही होगी, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक हमारा आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें हम लोग कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज्यादा हम अपना सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहां पे हम मैक्सिमम अपना सॉल्यूट डिसॉल्व कर चुके होते हैं। जो मैक्सिमम सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो चुका होता है। अगर इससे ज्यादा सॉल्यूट तुम लोगे तो फिर वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर तुम पानी में चीनी डालो और एक टाइम के बाद तुम देखोगे कि 4 to 5 स्पून के बाद एक ग्लास में चीनी डिसॉल्व होनी बंद हो गई है, तो यानी कि वो सॉल्यूशन ने अपना सैचुरेशन रीच कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो चुका है। जिस कंसंट्रेशन पे वो सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, जिस कंसंट्रेशन में वो सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, मान लो तुम ये कहते हो कि 2.5 ग्राम हमने डाला था किसमें, 100 ml वाटर में, ठीक है। 2.5 ग्राम हमने शुगर डाली थी 100 ml वाटर में। उसके बाद जब हमने 2.6 डाली शुगर, तो फिर हमारी शुगर डिसॉल्व नहीं हुई वाटर में। तो यानी कि यहाँ पे ये जो हमारी 2.5 ग्राम इन 100 ml है, ये हमारी क्या आ चुकी है, सॉल्युबिलिटी। इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट which can be easily dissolved, and on adding further solute it cannot be dissolved in the solution, ठीक है। तो
टर्म समझ में आ गई, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, पेपर अगर इजी आया होता है तो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और इक्विलिब्रियम में होते हैं तो क्या होता है। इक्विलिब्रियम में होते हैं तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। जिस और उस टाइम पे जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो सॉल्यूट की वो क्या हो चुकी होती है, फिक्स हो जाती है, यानी कि अब वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि जितने रेट से, जिस रेट से क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है उसी रेट से क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो ये पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि किस स्टेज पे हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट फिक्स होती है, तो व्हेन द डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है।